जैनास के 23rd तीर्थंकर पार्श्व के फादर को बनारस का राजा बताया गया है। बुद्ध ने भी अपना पहला सर्मन बनारस के पास ही सारनाथ में दिया था, लेकिन बुद्ध के टाइम तक काशी महाजनपदा को कोसाला एनेक्स कर लेता है और ये मगध और कोसाला के बीच युद्ध का कारण बनता है। काशी से चलते हैं कोसाला की तरफ। कोसाला के वेस्ट में थी रिवर गोमती और ईस्ट में थी रिवर सदानीरा, जो विदेहा जनपदा से इसकी बाउंड्री बनाती थी। इसकी कैपिटल थी श्रावस्ती। ये मगध के नॉर्थ वेस्ट में था। यहाँ का फेमस किंग था प्रसेनजीत, जो बुद्ध और महावीर के कंटेम्पररी भी थे। मगध के राजा अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच में सुप्रीमेसी के लिए लंबा स्ट्रगल चलता है। नेक्स्ट है अंग महाजनपदा आज के मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता था। ये मगध के ईस्ट में और राजमहल हिल्स के वेस्ट में लोकेटेड था। चंपा यहाँ की कैपिटल थी। ये अपने ट्रेड और कॉमर्स के लिए फेमस था। 6th सेंचुरी बीसी के मध्य में इसको मगध एनेक्स कर लेता है। तो आइए अब बात करते हैं मगध की। मगध का एरिया था पटना और गया के अराउंड, साउथ बिहार में। नॉर्थ और वेस्ट साइड से रिवर सोन और गंगा इसको प्रोटेक्ट करती थी। इसकी कैपिटल गिरिव्रजा या राजगृह थी, जो 5 हिल्स से घिरी हुई थी, इसलिए इस पर अटैक करना बहुत मुश्किल होता था। आगे चलकर मगध सबसे पावरफुल महाजनपद बनता है। अब चलते हैं वज्जी की ओर। वज्जी बिहार में वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अराउंड था वज्जी महाजनपदा। नॉर्थ में नेपाल की हिल्स तक ये फैला हुआ था। गंडक रिवर इसको कौसाल से अलग करती थी। वज्जी एक गणसंघ था। गणसंघ का मतलब हम नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल में समझेंगे। वज्जी 8 क्लैंस की कन्फेडरेसी को रिप्रेजेंट करता था, जिसमें विदेहास, लिच्छवीस और ज्ञांत्रिकास भी शामिल थे। विदेहास की कैपिटल मिथिला थी, लिच्छवीस की वैशाली, ज्ञांत्रिकास की कुंदपुरा। जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर ज्ञांत्रिकास क्लैन को बिलोंग करते थे। मगध के राजा अजातशत्रु ने इनकी कन्फेडरेसी को डिस्ट्रॉय किया था। अब बढ़ते हैं मल्ल की ओर। मल्ल को भी एक गणसंघ कहा जाता था। इनकी टेरिटरी वज्जी के नॉर्दर्न बॉर्डर को टच करती थी। इनकी एक कैपिटल कुशीनगर में थी, जहां गौतम बुद्ध की डेथ होती है। ऐसा कहा जाता है कि मल्ल को 500 चीफ्स रूल करते थे। मल्ल से चलते हैं छेदी। ये आज के बुंदेलखंड के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था। इसका फैलाव मालवा प्लेटो तक कहा जाता है। इसकी कैपिटल थी सुक्तिमती। शिशुपाल, जो कृष्ण का फेमस एनिमी था, उसको महाभारत में छेदी का रूलर बताया गया है। अब बात करेंगे वत्स की। वत्स की कैपिटल थी कौशांबी। इनकी सेटलमेंट मॉडर्न प्रयागराज के अराउंड थी। पुराणास में कहा गया है कि पांडवास के डिसेंडेंट निच्छक्सु ने अपनी कैपिटल कौशांबी में शिफ्ट की थी जब हस्तिनापुर में फ्लड आ गया था। मतलब वत्स कुरु क्लैन को बिलोंग करते थे। आइए अब चलते हैं कुरु देश। कुरु दिल्ली मेरठ रीजन के अराउंड था। इनके बारे में हम सभी महाभारत की स्टोरी के थ्रू जानते हैं। इनकी कैपिटल थी हस्तिनापुर मेरठ से अबाउट 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत से एक्सकेवेशंस किए हैं, जिसमें मिले आर्टिफैक्ट्स को महाभारत पीरियड से लिंक करके देखा जाता है। 2020 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हस्तिनापुर को आइकॉनिक साइट के रूप में डेवलप करने का डिसीजन भी लिया। यहां से चलते हैं अब हम पांचाल लोकेटेड था रोहिलखंड और सेंट्रल दोआब के रीजन में। इनके 2 लीनिएजेस थे, नॉर्दर्न पांचाल जिनकी कैपिटल थी अहिच्छत्र में, और सदर्न पांचाल जिनकी कैपिटल थी काम्पिल्या। इनके क्लोज रिलेशन थे कुरु के साथ। महाभारत में पांडवास की पत्नी द्रौपदी पांचाल से ही थी, इसलिए उन्हें पांचाली भी कहा गया है। पांचाल से चलते हैं मत्स्य की तरफ। मत्स्य राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, अलवर रीजन के अराउंड था। कैपिटल थी विराटनगर, जो फेमस है पांडवों की हाइडिंग प्लेस के रूप में। इसको भी इवेंचुअली मगध अपने अंडर मिला लेता है। यहां से चलते हैं सूरसेना की ओर। सूरसेना की कैपिटल थी मथुरा। पुराण और महाभारत में मथुरा की रूलिंग फैमिली को यदुस कहा जाता है। महाभारत में भगवान कृष्ण को यहाँ का राजा बताया गया है। अब चलते हैं साउथ ऑफ विंध्यास, असका की ओर।
अस्सका। अस्सका लोकेटेड था रिवर गोदावरी के किनारे पर। यह अकेला महाजनपद है जो विंध्य पर्वत के साउथ में था, नियर मॉडर्न पैठान इन महाराष्ट्र। कैपिटल थी प्रतिष्ठान, जो एंशियंट नाम है पैठन का। अब बात करते हैं अवंती की। अवंती अवंती अपने टाइम का एक पावरफुल महाजनपद था। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास इसकी लोकेशन थी। रिवर नर्मदा तक इसका एरिया फैला हुआ था। इसकी नॉर्दर्न कैपिटल उज्जैन थी और सदर्न महिष्मति। 6th सेंचुरी बीसी में इस पे एक पावरफुल राजा प्रद्योता का रूल होता है। अब चलते हैं नॉर्थ में गांधार की तरफ। गांधार गांधार की लोकेशन काबुल और रावलपिंडी के बीच में थी। कैपिटल तक्षशिला ट्रेड और लर्निंग सेंटर के रूप में फेमस थी। इंपॉर्टेंट किंग थे पुष्कर सरिन। गांधार को पर्शियंस कॉन्कर कर लेते हैं 6th सेंचुरी बीसी के एंड में। महाभारत में धृतराष्ट्र की वाइफ गांधारी यहाँ की राजकुमारी थी और फेमस मामा शकुनी गांधार के राजा। अब चलते हैं काम्बोज। काम्बोज ये गांधार के पास में ही लोकेटेड था, प्रेजेंट डे पुंछ एरिया के अराउंड। काम्बोज को ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स में अनकल्चर्ड कहा गया है। कैपिटल थी पुंछ। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इंडिविजुअल महाजनपद की, कुछ हिस्ट्री और जियोग्राफी की। आपने यहां एक नया टर्म सुना, गणसंघ। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। गणसंघस एंड देयर राइज। महाजनपदास में दो तरह के पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलते हैं, मोनार्कीज एंड नॉन मोनार्कियल स्टेट्स, जिन्हें कहा जाता है गणसंघ। 16 महाजनपदास में से 2 वज्जी और मल्ल गणसंघ थे। इनके अलावा और भी गणसंघ का मेंशन हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलता है, जैसे कि साक्यास ऑफ कपिलवस्तु, कोलियास ऑफ रामग्राम, मौर्यास ऑफ पिप्पलिवाह एटसेट्रा। इन गणसंघ में पॉलिटिकल पावर ट्राइबल ओलिगार्कीज के पास होती थी। मतलब कोई एक पावरफुल राजा ना होकर एक ग्रुप ऑफ पीपल रूल करता था। अब मोनार्कियल सिस्टम की जगह गणसंघ का सिस्टम क्यों आया, इसके पीछे कुछ रीजंस थे। जैसे कि पहला, ये लेटर वैदिक पीरियड में इवॉल्व हुए। लाइफ पैटर्न के खिलाफ एक रिएक्शन था। लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारी क्लास और कास्ट रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जिससे लाइफ काफी रिजिड हो जाती है। कुछ लोग इसके अगेंस्ट होते हैं, इसलिए वो सिंपल ट्राइबल लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, जो हमें गणसंघ में देखने को मिलता है। दूसरा, गणसंघ ब्राह्मणास की बढ़ती हुई पावर के अगेंस्ट भी एक रिएक्शन था। गणसंघ में क्षत्रिय को ज्यादा प्रोमिनेंस मिलती है। और तीसरा, ट्राइबल इक्वालिटी के आइडिया से भी पीपल इंस्पायर्ड थे, जिसमें सिंगल राजा को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। आइए अब जानते हैं कि मोनार्की और गणसंघ सिस्टम में क्या अंतर था। डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड गणसंघस। मोनार्कीज में एक ही राजा के पास रेवेन्यू लेने का राइट होता था, जबकि गणसंघ में हर एक ट्राइबल ओलिगार्क के पास ये राइट था। मोनार्की में एक स्टैंडिंग आर्मी रहती थी, लेकिन ट्राइबल ओलिगार्की में हर एक राजा अपनी छोटी सी आर्मी रखता था। ब्राह्मणास का इन्फ्लुएंस मोनार्कियल सिस्टम में बहुत ज्यादा था, लेकिन गणसंघ में उन्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही था कि गणसंघ में ओलिगार्किक असेंबली के पास पावर थी, न कि एक इंडिविजुअल के पास मोनार्कियल सिस्टम के जैसे। गणसंघ में मोनार्की के जैसे किंगशिप हेरेडिटरी भी नहीं थी। यहाँ चीफ यूजुअली इलेक्ट किया जाता था। दोस्तों, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या गणसंघ डेमोक्रेटिक थे? आइए जानते हैं इसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में। वह गणसंघस डेमोक्रेटिक? कुछ अर्ली स्टडीज में गणसंघ को डेमोक्रेटिक कहा गया था, लेकिन जब हम इनके बारे में डिटेल में समझते हैं तो पता चलता है कि ये पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं थे। हाँ, ये सही है कि यहाँ का चीफ इलेक्शन के थ्रू चुना जाता था, लेकिन इस इलेक्शन में सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। सिर्फ कुछ क्षत्रिय फैमिलीज को ही ये राइट था। यहाँ सभी को इक्वल राइट्स नहीं थे, जैसे कि वुमेन को असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। इनके नाम लीडिंग क्षत्रियज लीनियज के नाम पर ही रखे गए थे, क्योंकि उनकी पोजीशन सबसे स्ट्रांग होती थी। बाकी क्लासेस को सबऑर्डिनेट स्टेटस मिला हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि गणसंघ का नेचर डेमोक्रेटिक न होकर ओलिगार्किक फॉर्म का था। हमने गणसंघ के सिस्टम को तो समझ लिया, तो अब चलिए समझते हैं मोनार्कियल सिस्टम को।
मोनार्कियल सिस्टम इन किंगडम्स। दोस्तों, मोनार्कियल सिस्टम्स में एक पावरफुल हेरेडिटरी किंग होता था। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स भी होते